हाय गाइज, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग देखेंगे सोशल इशू। ठीक है, सोशल इशू में यानी कि सामाजिक मुद्दे। टोटल ये मैराथन होगा, 2 ढाई 3 घंटा जो भी इसमें टाइम लगे ये कंप्लीट आज हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, 2 घंटा के अंदर अंदर इसे हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले जो है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, इसके पहले पीटी 365 का पीटी 365 ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। दूसरे नंबर पे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पीटी 365 का है, आप चेक कर सकते हैं। फिर प्लेसेस इन न्यूज ये भी हम लोग कंप्लीट, पर्सनालिटी इन न्यूज वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो है आज सामाजिक मुद्दे सोशल इशू, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विकास क्रम यानी कि इशू डेवलपमेंट रिलेटेड टू वीमेन। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, एबॉर्शन, गर्भ की समाप्ति, सरोगेसी। ठीक है, इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जो न्यूज है उसे भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण हित लाभ अधिनियम 1961 क्या है, बाल देखभाल अवकाश क्या होता है यानी कि छुट्टी वगैरह से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित मुद्दों और घटनाक्रम। ठीक है, बाल श्रम क्या है, भारत में बाल विवाह क्यों चर्चा में है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 क्या है, मॉडल फॉस्टर केयर दिशा निर्देश क्या है। फिर अदर वल्नरेबल सेक्शन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, दिव्यांग जन, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, यानी कि ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। ये सारा चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम लोग आज कंप्लीट करेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी पीबीटीजी में जो कौन कौन शामिल है, विमुक्त जनजाति एजुकेशन से रिलेटेड। फिर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन क्या है, नव चेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन क्या है, भारत में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये सारे न्यूज में रिलेटेड है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो फिर गलत नहीं होगा। 15 से 17 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स प्लस यानी कि ये जो है सोशल इशू, ये आपको जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 में आपको पता है कि पॉलिटी गवर्नेंस और उसके साथ ही सोशल इशू ये सारे आते हैं। टोटल मिलाकर के 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विथ करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है, विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान, इच्छा मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 में संशोधन, पोषण और स्वच्छता, न्यूट्रिशन सैनिटेशंस के बारे में देखेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है उससे रिलेटेड, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, खाद्य सुरक्षा पोषक की स्थिति, द ग्लोबल नेटवर्क, अंगेज फूड क्राइसिस, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 देखेंगे। इसके साथ ही हम लोग राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक आकलन, ग्लोबल अलायंस फॉर द इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन सुर्खियों में रहे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएन विमेन्स हो गया, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष हो गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष हो गया, जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट। इसके साथ ही यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स एंड राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का वैश्विक गठबंधन। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग कंप्लीट करेंगे आईसीसीपीआर के तहत मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक उपयोग। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे लिव इन रिलेशनशिप, राष्ट्रीय खेल नीति 2024 मसौदा, खेलों में डोपिंग क्या है, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जिसमें शिक्षा बहुभाषावाद प्रोजेक्ट, नमन सारथी 1.0 पहल क्या है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड पोर्टल। ये पूरे 1 ईयर्स का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो इसे आप एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय हम किल नहीं करेंगे, दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
कह रहे कि महिला से संबंधित मुद्दे और विकास क्रम, यानी कि इश्यूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू वीमेन, ठीक है, वीमेन से रिलेटेड महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह एसएचजी की बातें कर रहा है। लखपति दीदी यानी कि वीमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी। लखपति दीदी ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में लगभग 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया, इसलिए ये चर्चा में है। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री जो है ये 2500 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड जारी किए हैं। इस फंड में क्या है 43 कह रहे हैं। इस फंड में 4.3 लाख स्वयं सहायता समूह के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा, यानी कि लगभग इसमें 4.3 लाख एसएचजी है सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ऐसे बातें करें तो टोटल 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। रिवॉल्विंग फंड का उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य है ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाना सेल्फ हेल्प ग्रुप के विकास के लिए। इसमें कुछ आवश्यक निधि बढ़ोतरी करना है, साथ ही ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों में बचत संस्थागत ऋण की आदत डालना है। बाहर से लिए गए फंड के प्रबंधन पर उनकी संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। लखपति दीदी के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये योजना जो है लखपति दीदी 2023 में शुरू किया गया था, ठीक है। 3 करोड़ लखपति दीदी यानी इसका एम्बिशन है, इसका लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी को बनाना, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया था। लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सदस्य होती है जो घरेलू वार्षिक आय के रूप में 1 लाख रुपए या फिर उससे अधिक कमाती है। आय की गणना कम से कम 4 कृषि मौसमों या फिर व्यावसायिक चक्रों के लिए किया जाता है, जैसे कि औसत मासिक आय लगभग 10,000 रुपए से अधिक होती है, ताकि ये आय सतत हो, ठीक है। स्वयं सहायता समूह की बातें करें तो स्वयं शासित होते हैं, इन पर उनके सदस्यों का ही नियंत्रण होता है। ये समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अधिकतम 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं शासित होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अधिकतम 20 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। पूंजीगत समर्थन की बात करें, रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि, बैंक ऋण की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना किसी जमानत यानी कि बिना कोलेट्रल ऑफ फ्री के 20 लाख रुपए तक का बैंक ऋण, ब्याज अनुदान प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप अधिकतम 3 लाख रुपए का ब्याज अनुदान मिलेगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलेगा। जनधन खाता रखने वाले प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप को महिला सदस्यों को 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट मिलेगा। किसको? जिसके पास जनधन खाता है, ठीक है। इसके साथ ही ये ओवरड्राफ्ट जो है इसके सुविधा पात्र होंगे, 5,000 रुपए उन्हें मिलेगा। महिला उद्यम प्रोत्साहन फंड महिला उद्यमियों के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण मिलेगा, लंबे समय तक उनको ऋण मिल सकता है। सुविधता यानी कि वल्नरेबिलिटी यानी कि कमी के लिए वीआरएफ ये प्रकार के रिवॉल्विंग फंड है, ठीक है। ये इस एक प्रकार के क्या है रिवॉल्विंग फंड होता है, जिसे क्लस्टर स्तरीय संघों के द्वारा ग्राम संगठन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो ग्राम संगठन होते हैं, गांव में जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे होते हैं उनको दिया जाएगा। वीआरएफ जो है क्रॉप्स फंड, इसके परिवारों को समुदायों के द्वारा समानता की जाने वाली खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य जोखिम, आकस्मिक बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दिया जाता है। इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड काम करती है, वीमेन इंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन फंड काम करता है, वल्नरेबिलिटी रिड्यूजन फंड भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कौन कौन से उपाय हैं। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसके तहत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाया गया है। इसके साथ ही आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना भी लाया गया, आजीविका रजिस्टर भी लाया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए एक सरस कलेक्शन है, जिसके तहत सरकार ई मार्केट प्लेस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों का प्रचार करेगी। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं जो है उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट को गवर्नमेंट क्या करेगी, ई मार्केट प्लेस पे जैसे ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पे इसके प्रोडक्शन को प्रचार प्रसार करेगी, अवेयरनेस फैलाएगी, ठीक है। ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच प्रदान करना है। यानी कि ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं इसके माध्यम से सरकार जो है
ये खरीदारों को बाजार तक पहुंचाना है, मार्केट तक पहुंच करना है इन लोगों का, कि ऑनलाइन वगैरह पे पोर्टल पे अपलोडेड करना है शहर में इन लोगों को, जिससे कि शहर में भी अवेयरनेस फैले कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट हुआ कोई भी परचेज कर सके। ठीक है, इसके साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज कार्यक्रम की बात करें तो नाबार्ड के द्वारा ये शुरू किया गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ये क्यों चर्चा में है? आपको पता है हर साल ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है और हर साल इसे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है, तो एक तो पूछेगा कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये किस किस चीजों पे रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसका काम क्या है, A to Z हम लोग देखेंगे। ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर आधारित है। ये इंडेक्स 4 प्रमुख आयामों पर यानी कि इसमें 4 इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके तहत ये मानदंड देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज इसमें मैंडेटरी होती है, और 14 इसमें इंडिकेटर्स होते हैं। इस आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वार्षिक आधार पर लैंगिक असमानता की वर्तमान स्थिति विकास को मापता है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो सिर्फ 3 देश इसमें है, नंबर 1 पे है, यानी कि सिर्फ 3 देश कौन है, तो नंबर 1 पे आइलैंड है, फिर फिनलैंड है और नॉर्वे है। ये सब नॉर्डिक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 तक लैंगिक अंतराल। 2024 तक लैंगिक अंतराल में महिलाओं पुरुषों के बीच असमानता का 68.5% कमी आई है। यानी कि महिला में लैंगिक अंतराल जो है महिला और पुरुषों के बीच असमानता अनइक्वलिटी में कितना कमी आई है, तो 68.5%। ठीक है, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, ये मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेटा वहां पुट करना है, बट ओवरऑल थोड़ी बहुत याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा कि जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, WEF जारी करता है। ठीक है, इसके साथ ही 3 देश कौन कौन नंबर 1 पे है वैश्विक स्तर पे है, तो आइलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ठीक है, इसके साथ ही आपसे पूछेगा कि भाई भारत का स्थान क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है, तो ये सारे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें भारत का स्थान 129वें नंबर पे है। आगे हम लोग टोटल A to Z देखते हैं। ठीक है, तो 2024 तक लैंगिक अंतराल में या महिलाओं पुरुषों के बीच असमानता में कितना डिफरेंट आई है, 68.5%। ठीक है, स्वास्थ्य उत्तरजीवी यानी कि हेल्थ उत्तरजीवी लैंगिक अंतराल में 96% कम हो गया है, जबकि शिक्षा प्राप्ति के अंतराल में 94.9% कम हो गया है। लैंगिक असमानता को दूर करने की प्रगति में वर्तमान में पूर्ण समानता तक पहुंचने में 140 साल लग सकते हैं। अभी भी हमें पूर्ण इक्विलिटी में, यानी कि इक्विलिटी का मतलब बराबरी में महिला और पुरुषों में अभी भी 140 साल लग सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2023 इंडेक्स में भारत 146वें देश में 127वें नंबर पे था। अभी भी इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, तो 146 कंट्री है। इसमें 127वें कंट्री में 146वें कंट्री में भारत 2023 में 127वें नंबर पे था, 2024 में 129वें स्थान पे है। ठीक है, इसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद भारत दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पे है। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान के बाद भारत। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में मामूली गिरावट दर्ज किया गया है। इसके विपरीत आर्थिक भागीदारी अवसर में थोड़ा सुधार हुआ है। तो ओवरऑल कुछ कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फ्रेमवर्क की हम लोग बातें करें, जो 4 हम लोग देखे हैं, 4 टाइप पे ये वर्क करता है, किस किस चीज़ों पे, तो एक देखता है आर्थिक भागीदारी के अवसर कितना है, शिक्षा प्राप्ति है कि नहीं है, एजुकेशन आपने कितना अचीव किया हुआ है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य कितना आपका ठीक मतलब कोई भी पर्सन है किसी भी कंट्री में उसका स्वास्थ्य के मामलों में GDP में कितना योगदान है, या फिर उसका हेल्थ कितना ठीक रहता है नहीं रहता है ना, कि ऐसा नहीं कि पूरा कमाता है पूरा बॉडी में ही लगता है ना। तो ये सारी चीज देखा जाता है। राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है, मतलब राजनीतिक में महिला और पुरुषों की भागीदारी क्या है, इनइक्विलिटी है या फिर इक्विलिटी है, ये सारा चीज देखा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं कि लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी कि ग्लोबल जो है ग्लोबल इनइक्विलिटी इंडेक्स की बातें करें, 2022 में जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स में क्यों चर्चा में है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये रिपोर्ट जो है, अच्छा एक चीज तो आपको याद रखना है कि लैंगिक असमानता सूचकांक जो है ये UNDP
मतलब ये पब्लिश करती है। तो ये एक फैक्ट ये याद रखना है। दूसरा है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में जारी किया गया था और ग्लोबल यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है 2022 में यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 2022-23 में शामिल किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 को ब्रेकिंग द ग्रिल ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइजेशन वर्ल्ड शीर्षक जारी किया है। कौन जारी किया है? तो यहां से एक फैक्ट याद रखना है, यूएनईपी जारी करता है। दूसरा याद रखना है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन द ई पोलराइजेशन वर्ल्ड, इसके शीर्षक हैं जो जारी किए हैं। ठीक है, तो यूएनडीपी के माध्यम से ये जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है, कह रहे हैं कि इस GII जो है यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स स्कोर में 0 से लेके 1 के बीच दिया जाता है। 0 स्कोर इसका मतलब होता है महिला और पुरुषों के बीच समानता की स्थिति है, यानी कि 0 यदि 0 से लेके 1 के बीच अगर स्कोर है, 0 यदि मिलता है मतलब 0 मतलब नील है एकदम, मतलब 0 है, 1 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, तो 0 है। तो कहने का मतलब है कि इसमें इनइक्वलिटी आ ही नहीं सकता है, मतलब इक्वलिटी है दोनों में, पुरुष और महिला में क्या है, इक्वलिटी है। वही बातें आपसे कह रहा है। 1 के स्कोर का मतलब होता है पुरुष और महिलाओं के बीच सभी आयामों संकेतकों में व्यापक असमानता मौजूद है। 1 यदि आता है तब, 0 आता है तो कुछ नहीं है, 1 आता है मतलब महिला और पुरुषों के बीच लगभग क्या है, दोनों में यानी कि इनइक्वलिटी है। ठीक है, GII स्कोर कम होने का अर्थ होता है उस देश में लिंग असमानता को कम होना। भारत की बात करें तो भारत जो है इस सूचकांक में शामिल विश्व में 193 देशों में भारत का स्थान कितना है, तो 108वें स्थान पे है। तो एक फैक्ट याद रखना है, जारी कौन करता है, यूएनईपी स्टार्ट करता है। ठीक है, यूएनईपी के द्वारा पब्लिश होता है। दूसरा याद रखना है 193 मेंबर में भारत का स्थान कौन सा है, टोटल कंट्री 193, फिर पूछेगा भारत का स्थान तो 108वें नंबर पे। इतना आपको फैक्ट 2 4 5 फैक्ट याद रखना है। भारत का GII स्कोर जो है यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में स्कोर 0.437 है। ठीक है, 2021 में भारत 191 देशों में से 122वें स्थान पे था। ठीक है, अभी हम लोग वर्तमान में कितने हैं, तो 108वें पे है। तो ये कुछ हद तक ठीक है। सूचकांक में डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है, उसके बाद से नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। तो नंबर 1 पे किसका है, डेनमार्क है, इसके बाद कौन है, नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक की हम लोग बातें करें तो महिला लैंगिक सूचकांक में महिला जनन स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें मटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है, किशोर प्रजनन दर देखा जाता है यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की हम लोग बातें करें तो इसमें कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला की आबादी कितना है ये देखा जाता है। महिलाएं जो है संसद में कितने परसेंट में संसद में पहुंच चुकी है ना, ये सारे देखा जाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सशक्तिकरण श्रम ये सारे भागीदारी देखा जाता है। महिला श्रम बाजार सूचकांक में महिला की श्रम बाल भागीदारी दर क्या है ये देखा जाता है। कितनी ऐसे महिलाएं हैं जो मतलब कितने ऐसे महिलाएं हैं जो कामों में इनका योगदान है। पुरुष लैंगिक सूचकांक की बातें करें तो पुरुष सशक्तिकरण सूचकांक में कम से कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुषों की आबादी कितना है, संसद में कितने कितने परसेंट हैं जो ये कितने ऐसे पुरुष हैं जो संसद में मतलब वहां तक पहुंच है। पहुंच का मतलब ये नहीं कि मंत्री विधायक से फोन करवा दो, ये पहुंच नहीं। पहुंच का मतलब कि कितने ऐसे, जैसे मान लो कि 100 मेंबर है तो 100 मेंबर में से कितने ऐसे पुरुष हैं जो 100 नहीं, मान लो कि अपनी टोटल आबादी मान लो क्या टोटल 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ एक यानी कि 1 करोड़ 40 लाख कह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। मतलब 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ 40 लाख की हमारी आबादी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इतने आबादी में से 140 करोड़ है, नॉट 140 लाख है ना, 1 करोड़ यानी कि 140 करोड़ में से देखा जाता है कि भाई 140 करोड़ आबादी में से हमारे महिलाएं कितना संसद में मतलब पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व है, वहां तक कितना लोग पहुंच पाए हैं, तो ये सारे देखा जाता है। ठीक है, और प्लस माध्यमिक स्तर तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ये सब है।
पुरुष श्रम बाजार सूचकांक देखा जाता है, पुरुषों की श्रम बल भागीदारी में कितना योगदान है, ये सारा देखा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड यानी कि जेंडर इक्विलिटी यानी इक्विलिटी। ये सरकार, उद्योग और विकास संगठन एक वैश्विक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक सर्वोत्तम पतियों का एक साथ लाना, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में निवेश को आकर्षित करना। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भारत के समर्थन से स्विट्जरलैंड के दावोस में 2024 में आरंभ किया गया था। ये पहल G20 नेताओं की घोषणा के जो भी G20 की बैठक हुआ, ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ 2024 में, तो जो भी G20 के जो मेंबर थे उनकी घोषणाओं के की गई प्रतिबद्धताओं के आधार पर हुआ। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। मम्मी मम्मी सॉरी फॉर दैट गाइज, थोड़ी सी कोल्ड हो गई है मेरे को। सॉरी फॉर दैट गाइज, क्या ही करूं, बीच में कोल्ड थोड़ी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नेटवर्क यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये नेटवर्क पार्टनर और इन्वेस्टमेंट इंडिया के संस्थागत पार्टनर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि जो भी महिलाएं काम करने जाती है वहां पे इनको हैरेसमेंट सेक्सुअली कितना किया जाता है, ये सारे रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। तो इसमें हम लोग A to Z देखेंगे। ठीक है, हाल ही में न्यायमूर्ति हेमा समिति, ठीक है, हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में मम्मी न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण, यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ है, जिसमें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लगातार जारी मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेधन रोकथाम अधिनियम 2013 या फिर पॉश अधिनियम के बारे में इसमें मेंशन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का घटनाओं को रोकना, उनका समाधान करना, साथ ही ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा निर्देश, ठीक है, विशाखा दिशा निर्देश जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। शिकायत समिति की बात करें तो ये समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान के लिए आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति का गठन का प्रावधान करती है। ठीक है, आंतरिक शिकायत समिति जो है और स्थानीय शिकायत समिति के बारे में अगर हम लोग यदि बातें करें तो इसमें 10 या फिर अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में से अनिवार्य किया जाता है। निजी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर। तो यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन में से 10 मेंबर को इसमें से चूज किए जाएंगे, इसमें रखा जाएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इसमें अध्यक्ष होंगे। इस समिति का अध्यक्ष कार्यस्थल पर करने वाले कर्मचारियों में वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत कोई भी महिला होंगी। ठीक है, सदस्य जो है कर्मचारी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए, उनमें से कम आधे सदस्य महिला होनी चाहिए। ठीक है, बाह्य सदस्य की बात करें यानी कि गैर सरकारी संगठन या फिर एसोसिएशन में से ऐसा एक सदस्य हो जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो। ठीक है, कार्यकाल की बातें करें तो अधिकतम 3 वर्ष का इसका कार्यकाल है। जांच के लिए पीठासीन अधिकारी सहित कम से कम 3 सदस्य को उपस्थित रहना होगा। स्थानीय शिकायत समिति की बात करें तो असंगठित क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के लिए यहाँ पे जहाँ ICC का गठन नहीं किया गया है या फिर शिकायत नियोक्ताओं के विरुद्ध हो, वह सरकार के द्वारा जिला स्तर पर इसकी स्थापना की जाएगी। ICC, ठीक है,
यानी कि आंतरिक शिकायत जो समिति है, इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आईसीसी के पास जांच के दौरान दीवानी अदालत के समान शक्तियां भी प्राप्त है। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अगर हम लोग बातें करें, इसको रोकने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, पहल है विशाखा दिशा निर्देश 1997 में आया था। ठीक है, ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य मामला आया था। ठीक है, यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स की बातें करें तो ये कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली होता है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 आया था, जिसके अध्याय 5 में ये महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय यानी भारत ने 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की थी, जिसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा गरिमा के साथ काम करने के अधिकार को सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर से स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भारत की सभी महिलाओं पर लागू होती है। भारत के जितने भी महिला हैं सभी पे लागू होती है, चाहे उनकी धार्मिक या सामाजिक कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो। ठीक है, इनके इसमें उद्देश्य उन्हें घरेलू दुर्व्यवहार या फिर हिंसा से बचाना है, यानी कि जिन्हें यानी डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनको, उन महिलाओं को बचाना है, केवल उद्देश्य यही है, चाहे वो कोई भी कास्टिज्म का हो। ठीक है, इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, तो ये है इंटरनल कंप्लेन कमेटी काम करती है, लोकल कंप्लेन कमेटी काम करती है। ठीक है, घरेलू हिंसा की बातें करें तो इसमें महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 के बारे में भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) में ये मेंशन है कि शक्ति का प्रयोग करते प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 2005 में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। हमारे संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(3) में ये मेंशन है कि विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, घरेलू हिंसा में चाहे वो शारीरिक हो या फिर बोल के कोई उसे हरेसमेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर भावनात्मक कर रहा है, उसे ठेस पहुंचा रहा है, या फिर आर्थिक रूप से कर रहा है, या लैंगिक शोषण कर रहा है, सभी इसमें आ जाएंगे आर्टिकल 15(3) के तहत। ठीक है, क्या क्या इसमें कवरेज होगा, तो सभी महिलाएं एक साझा घर में रहने वाली माता, बहन, पत्नी, विधवा, पार्टनर शामिल हो सकती है। ठीक है, यानी कि चाहे वो विधवा हो, माता हो, बहन हो, पत्नी हो, पार्टनर्स हो, कोई भी हो सकता है। इस अधिनियम के तहत एक बच्चा अगर हो उसे भी हकदार है। ठीक है, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है कोई भी वयस्क पुरुष, ठीक है, यानी कि एडल्ट कोई भी अगर पर्सन है, पुरुष है, सदस्य जो महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा है। ठीक है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हिरल पी हरसोरा, ठीक है, क्या है, हिरल पी हरसोरा वर्सेज कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, ठीक है, एक वाद आता है 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। ये फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट कि ये कानून में उल्लिखित व्यक्ति यानी पर्सन सबसे पहले आने वाले वयस्क पुरुष यानी कि एडल्ट मेल शब्द को हटा दिया गया था। पति या साथी पुरुष के रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। अगर पुरुष साथी के पुरुष और महिला रिश्तेदार दोनों शामिल हैं, उन्हें भी इसमें एड ऑन किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत वैवाहिक बलात्कार के मामलों में सिविल निवारण प्रदान किया जाता है, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किसके साथ कार्यवाही नहीं होगी, जो महिलाएं के सपोज करो कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके साथ जो है अगर कोई वैवाहिक बलात्कार होता है, जैसे वैवाहिक बलात्कार का मतलब होता है कि महिलाएं भले ही आप वो महिला के आप हस्बैंड है, लेकिन वो अभी सेक्सुअली एग्री नहीं है, आप उनसे जबरन कर रहे हैं, सेक्स जबरदस्ती कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइक बोले तो एक तरह के वो बलात्कार हो गया। मतलब क्योंकि वो एग्री है नहीं, पार्टनर दोनों एग्री होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज इसमें कहा जा रहा है कि उस चीजों में आपराधिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनको और भी सजा मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें कह रहा है कि घरेलू हिंसा से जुड़े अन्य प्रावधान क्या क्या लाया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में
धारा 85-86 विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पति या फिर पति के रिश्तेदार के द्वारा की गई क्रूरता, ठीक है, अगर कोई क्रूरता करता है तो इसमें परिभाषा मेंशन है कितना में, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आया है बीएनएस, इसमें 85-86 में मेंशन है, उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता धारा 498 ए जो कि 1983 में लागू हुआ था, विवाहित महिलाओं और उनके पति या ससुराल पक्ष के द्वारा किए गए घरेलू हिंसा उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करती है। किसमें? भारतीय दंड संहिता 498 ए जो 1983 में लागू हुआ था, इसमें भी ये बात मेंशन है। और वर्तमान जो बीएनएस आया है 2023 में धारा 85-86 में भी ये बात मेंशन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एबॉर्शन। एबॉर्शन यानी कि गर्भ की समाप्ति क्यों चर्चा में है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को चिकित्सा के रूप में लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है, ठीक है। पहले 20 सप्ताह होता था लेकिन अभी 30 सप्ताह है। तो भाई इस पे एक एक चीज हम लोग कवर करेंगे कि क्यों 30 सप्ताह है और या फिर इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो ये न्यूज में इसलिए है कि 14 साल की एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता के चिकित्सा के रूप में लगभग 30 सप्ताह के गर्भ की साप्ताहिक अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये दिया है, ठीक है। एबॉर्शन से संबंधित भारतीय कानून के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 88 और 88 से लेके 92 में गर्भपात यानी कि एबॉर्शन से संबंधित का प्रावधान है। गर्भ की चिकित्सीय समापन की हम लोग बात करें तो ये अधिनियम 1971 में यह अधिनियम पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कुछ विशेष श्रेणी महिला गर्भ को समाप्त करने की प्रावधान कर सकता है, यानी कि महिलाओं के एबॉर्शन करा सकते हैं, उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। 2021 में क्या क्या इसमें संशोधन हुआ है तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। गर्भ की समाप्ति के सीमा के कुछ मामलों में छूट दिया गया है, ये टोटल हम लोग डेटा देखेंगे। तो देखिए कह रहा है चिकित्सा की हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों, और 2021 में ये गर्भ यानी कि एबॉर्शन जो हुआ है उसमें क्या क्या है। तो देखिए एक चिकित्सा की सलाह लेना होगा, कब लेना होगा? जब 20 सप्ताह की गर्भावधि अगर कोई है, एबॉर्शन अगर कराते हैं 20 सप्ताह का है तो उसके लिए एक चिकित्सा की सलाह लेना होगा। ये किस में मेंशन है? 2021 के संशोधन में, अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। 20 से लेके 24 सप्ताह तक की अगर कोई एबॉर्शन अगर यदि कराता है 2021 के नियम के अकॉर्डिंग, कोई महिला है जो मतलब वो प्रेग्नेंट है या फिर कोई मान लो कि कोई लाइक बोले तो कोई क्या बोलते हैं उसको, बैचलर मदर है ना, कुंवारी माँ, मान लो कि अभी शादी नहीं हुआ है लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बॉयफ्रेंड छोड़ दिया या ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसे केसेज होते हैं, है ना। तो उसके लिए या फिर उसको बीमारी का ये नहीं कि अबॉर्शन जा करके आप ऐसे करा सकते हो, उसमें बहुत सारे केसेस रहता है कि हाँ अगर आपको ऐसा है कि बच्चा मर सकता है या आप बच सकते हैं, ऐसा कुछ कंडीशन होता है या कोई कैंसर होता है या कोई बीमारी होता है, इस टाइप का कोई केसेज आता है तब एबॉर्शन करा सकते हैं, ऐसे तो है ही नहीं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। कह रहे हैं कि 2 चिकित्सक की सलाह तब ले सकते हैं जब 20 से लेके 24 सप्ताह तक अगर कोई गर्भ मतलब बच्चा जो है तब उसे एबॉर्शन करा सकते हैं, उसके लिए 2 चिकित्सक की सलाह लेनी होगी। विशेष स्थिति में हम बात करें 24 सप्ताह से अधिक की गर्भ अवधि, इस दौरान भ्रूण की विकृति के आधार पर राज्यों के संघराज क्षेत्रों के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की सलाह पर एबॉर्शन का अधिकार उपलब्ध है, ठीक है। इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके साथ ही रजिस्टर्ड ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये दोनों काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे कि गर्भ की समाप्ति के समय सीमा को कुछ विशेष मामलों में 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई बलात्कार पीड़िता या नाबालिग है या फिर उस समय जारी गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव वगैरह है, या फिर गर्भवती महिलाओं के जीवन को खतरा है, उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर यानी क्षति पहुंचने की संभावना है, तब आप करा सकते हैं। या बच्चों में एबनॉर्मलिटी की खतरा है, ठीक है, एबनॉर्मलिटी है, या फिर दिव्यांग महिला वगैरह है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आवश्यक कुछ ऐसा मैंडेटरी हो जाता है कोई बीमारी या ऐसा कुछ, तब आप करा सकते हैं। या किसी आपातकाल जैसे कि मानवीय परिस्थितियां में भी गर्भावस्था में आप करा सकते हैं। ऐसा कंडीशन में अगर कोई एकदम हेल्थ उसका ठीक है तो नहीं हो सकता, ठीक है।
2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एमटीपी अधिनियम के तहत बलात्कार की परिभाषा को वैवाहिक बलात्कार भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित के साथ अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था में 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरोगेसी। सरोगेसी क्यों चर्चा में है, तो हम लोग एक एक करके इस पे देखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया गया है। सरोगेसी विनियमन संशोधन अधिनियम 2024। सरोगेसी की बात करें तो सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके तहत कोई महिला इच्छुक दंपति के लिए गर्भ धारण करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई, जैसे आप प्रियंका चोपड़ा वाला केस में आप देख रहे हैं, है ना, तो कहने का मतलब प्रियंका चोपड़ा खुद से तो बच्चा को जन्म नहीं दी है ना, वो किसी महिला को, सपोज करो कि कोई महिला है और उनको वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इनके हस्बैंड के जो है निक जोनस के, सपोज करो कि इसके स्पर्म और प्रियंका जो है इसके दोनों का स्पर्म ऐड ऑन करके उसके मतलब बच्चे को किसी और के लाइक जो वीमेन्स है, जो थर्ड वीमेन है, उसके वॉर्म में वो ऐड ऑन किया जाएगा एंड देन मतलब वो बच्चा जो है एडॉप्ट होगा, जिसको सरोगेसी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ प्रावधान है कि कब किया जा सकता है। महिला जो है इसके लिए पैसे की लालच में नहीं कर सकती है। इस पे भी बहुत सारे कानून है जो हम लोग आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई महिला इच्छुक दंपति के लिए गर्भ धारण करती है या उनके बच्चों को जन्म देती है। इच्छुक संपत्ति में आशा का मतलब होता है माता पिता बनने के इच्छुक ऐसे दंपति हैं जिनके चिकित्सीय लक्षण जेस्टेशनल सरोगेसी की आवश्यक बनाते हैं। ठीक है, या फिर जेस्टेशनल सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक सरोगेट माँ अपने गर्भ में भ्रूण का प्रत्यारोपण करार इच्छुक दंपति के लिए बच्चे को पालती है या बच्चा आनुवांशिक रूप से सरोगेट माँ से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकी रूप से वो नहीं होती है सरोगेट, क्योंकि वो आनुवांशिक रूप से कैसे होगी, सीधी सी बात है कि भाई वो तो किसी और के वॉर्म में मतलब पल रहा है, तो समझ रहे हैं आप, तो इसलिए। ठीक है, ट्रेडिशनली सरोगेसी में इच्छुक पिता के शुक्राणु का उपयोग करके सरोगेट माँ के कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, और उसमें क्या होता है कि जो भी बॉयज होते हैं और जो भी जैसे दंपति हो गया हस्बैंड वाइफ, उसका जो है यानी कि अंडाणु शुक्राणु दोनों का मतलब यूज करके और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यानी कि एक आर्टिफिशियल बना हुआ रहता है उसमें वो इंजेक्ट करते हैं एंड देन वो बच्चा जो है सरोगेट के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सरोगेट माँ का गर्भधारण या फिर तो प्राकृतिक गर्भधारण या फिर कृत्रिम गर्भधारण के जरिए हो सकता है। प्राकृतिक सरोगेट माँ जिसे बच्चे को जन्म देती है और उसकी जैविक माँ भी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सरोगेसी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो कह रहा है परोपकारी यानी कि एल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, यानी कि अल्ट्रुइस्टिक भी हो सकता है। सरोगेसी जो है इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सीय व्यय यानी कि चिकित्सा में जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है दिखाने में, डॉक्टर को दिखाने में, वो बातें किया जा रहा है। बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एल्ट्रुइस्टिक जब अगर होता है, परोपकारी की बात आती है, तो इसके लिए कोई भी अगर सरोगेट जो मदर होती है उनको चिकित्सा के एक्सपेंडिचर के लिए या फिर उसके बच्चे के देखभाल के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर यानी पैसे वैसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, वाणिज्य की हम लोग बात करें यानी कमर्शियली, अगर कोई चाहती है कि हाँ हमारे पैसे के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो उसको कमर्शियली कहा जाता है। यानी कि कोई भी जैसे सरोगेट माँ बनती है तो उसे उस बच्चे के लिए ना, उसे चिकित्सा के जो भी डॉक्टर को दिखाया जाता है, उसके सुई दवा जो भी सारा होता है उसके लिए पैसा दिलाता है ना। तो वही चीज कह रहा है कि वाणिज्यिक जो है यानी कि कमर्शियल, जिसे सरोगेसी, इसमें सरोगेसी या फिर बुनियादी चिकित्सा एक्सपेंडिचर या फिर बीमा कवरेज से इतर भौतिक लाभ प्रतिफल नगद या वस्तुओं के रूप में की जाने वाली संबंधित प्रक्रिया शामिल होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, कमर्शियली है तो भाई पैसे आएगा ही, सीधी सी बात है, क्योंकि वो पैसे के लिए कर रही है। सरकार ने 2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए लगाया ना कि बहुत कोई विदेशों से इंडिया में आकर के सरोगेट कराते थे, है ना, कि बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे एंड बच्चा पैदा होकर के लेके चल देंगे, बहुत सारी चीज। तो इस पे क्या है कि गवर्नमेंट इस पे बैन कर दिए, है ना। यानी विदेशों से जो कोई भी अगर आएगा, अगर इंडिया में कहेगा कि हम सरोगेट करें, तो ये सब बंद हो चुका है।
तो यही कह रहा है कि ये भारत में सरोगेसी से जुड़ा कानून क्या है, तो ये अधिनियम विनियमन अधिनियम 2021 सरोगेसी अधिनियम 2021 की बातें करें। केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि केवल परोपकारी, आप कमर्शियली भी नहीं कर सकते हैं, ना विदेशों से आए उसे भी कर सकते हैं, केवल यानी कि इसमें पैसे वैसे आपको अगर कोई सरोगेट मदर बन रही है तो परोपकारी का मतलब आप उसे पैसे नहीं दे सकते, एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, उस पे खर्चा वर्चा नहीं कर सकते हैं, ये मतलब वो अपने इच्छा, मतलब कहने का मतलब अपने इच्छा से कर रही है। हाँ, एक व्यावसायिक या वाणिज्यिक सरोगेसी को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी करने या फिर असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक सरोगेसी बोर्ड के आदि का कामकाज की निगरानी करने के लिए नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या सरोगेसी बोर्ड की स्थापना किया गया था। ठीक है, सरोगेट बच्चों के मामलों में गर्भपात के लिए सरोगेट मां के लिए लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये अनुमानित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 के रूप में होनी चाहिए। 35 से लेके 45 साल के बीच भारतीय विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिला भी अन्य शर्तें पूरी करने के बाद सरोगेसी का विकल्प चुन सकती है। एज कितनी होनी चाहिए? 35 से 45 के बीच, या फिर कोई विडो महिला हो या फिर कोई तलाकशुदा हो, वो कर सकती है। ठीक है, सरोगेसी माँ के लिए अगर हम लोग बातें करें, माँ के लिए पात्रता यानी कि कौन कौन इसके लिए यानी कि कर सकता है, तो सरोगेट माँ 25 से 35 साल की उम्र के बीच की इच्छुक या विवाहित महिला होनी चाहिए, उसके अपना एक बच्चा होना चाहिए। यानी याद रखना है सरोगेट माँ के लिए क्या क्या मानदंड है इसमें, तो इसकी एज 25 से 35 होना चाहिए, प्लस उसके पास एक बच्चा होना चाहिए, और किसी भी एक महिला को अपने जीवन काल में केवल एक ही बार सरोगेट माँ बनने की अनुमति है, मतलब केवल एक बार। सरोगेट माँ के पास किसी भी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से सरोगेसी के लिए चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक रूप में स्वास्थ्य होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, दंपति के लिए अगर हम लोग बातें करें, दो दंपतियां हैं कोई, उनके लिए इच्छुक दंपति के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम 5 वर्षों से विवाहित होना चाहिए, और महिला के लिए उनकी एज 23 से 50 वर्ष की होना चाहिए। ठीक है, पुरुषों के लिए 26 से 55 वर्ष होनी चाहिए, यानी ये दो दंपति है, यानी हस्बैंड वाइफ की बातें किया जा रहा है, तो महिला की एज 23 से 50 के बीच और पुरुष जो होंगे 26 से 55 के बीच। ठीक है, इनकी कोई जीवित संतान या जैविक दत्तक या सरोगेट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही उनका बच्चा मानसिक शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या फिर जीवन घातक रोग से पीड़ित हो, तब ये सरोगेसी की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, दंपति के लिए अनिवार्यता का बात करें तो प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड से इच्छुक मजिस्ट्रेट की अदालत के द्वारा सरोगेट बच्चों के पालन पोषण के संरक्षण के लिए पारित आदेश से मिल जाएगा। सरोगेट माता पिता के प्रसव के बाद प्रसव संबंधित जटिलताओं को कवर करने वाला बीमा कवरेज जो कि 36 महीनों की अवधि के लिए होगा। ठीक है, मेरे को ना आज कोल्ड बहुत परेशान कर दिया, मैं क्या बोलूं, सोच के आती हूँ क्या होता क्या है। आज मैं यही सोचती मैं पूरा ना इसे फाइनल कर दूंगी, इतना परेशान हो रहा है ना कोल्ड, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रहा। मम्मी मम्मी हो, फीवर भी लग रहा है मेरे को आज, खैर कोई नहीं, चलो। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन अधिनियम 2021 अधिनियम के तहत इसका उद्देश्य क्या है? क्लिनिक्स, एआरटी बैंकों का विनियमन पर्यवेक्षण करते हुए दुरुपयोग को रोकना, साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए एआरटी सेवाओं की सुरक्षित नैतिक प्रयोग सुनिश्चित करना इसके उद्देश्य है। सरोगेसी विनियमन नियम 2020 की बातें करें तो सरोगेट मां पर किसी भी सरोगेसी प्रक्रिया के प्रयासों की संख्या 3 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरोगेसी विनियमन संशोधन 2024 में ये मेंशन है कि यदि जिला चिकित्सा बोर्ड ये प्रमाणित करता है कि इच्छुक दंपति चिकित्सीय के रूप में संतान पैदा करने में असमर्थ है, ठीक है, तब उसे किसी भी डोनर के शुक्राणु अंडाणु की आवश्यकता होगी, या फिर ऐसे में डोनर से प्राप्त युग्म यानी कि जैमेट का उपयोग करके सरोगेसी किया जा सकता है। लेकिन सरोगेसी के जरिए पैदा होने वाले बच्चे में इच्छुक दंपति में किसी न किसी एक का युग्म जरूर होना चाहिए। ठीक है, सरोगेसी विनियमन 2022 में ये मेंशन है नियम 7 के तहत, ये इसमें मेंशन है
इसके तहत दाता युग्मों के उपयोग पर प्रतिबंध है, यानी कि गैमेट का उपयोग करने पर सरोगेसी में ये रोक लगाया गया है। सरोगेसी के संतान चाहने वाले सिंगल महिला, विधवा, तलाकशुदा स्वयं के अंडाणु यानी कि सेल्फ एग और दाता शुक्राणु डोनर स्पर्म का उपयोग करना होगा। ठीक है, अरुण मुतुवेल वर्सेज भारत संघवाद। ठीक है, अरुण मुतुवेल वर्सेज भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। तो इसके मेयर रोकितांस्की कुस्टर हॉस की सिंड्रोम में पीड़ित महिलाओं को सरोगेसी के द्वारा दाता अंडाणु का उपयोग की अनुमति दिया गया था। ठीक है, एमआरकेएच एक जन्मदाता दुर्लभ रोग है, प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है और बाध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों चर्चा में है। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 यानी कि मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या है, तो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है संविदा कर्मचारी की मातृत्व महिला हित लाभ का हकदार है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह संविदा वाले नियोजन की शर्तों में मातृत्व हित लाभ शामिल नहीं है। कम हित लाभ का प्रावधान है तो फिर मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होंगे। 1961 में क्या क्या मेंशन है, तो ये महिला यानी कि ये अधिनियम 1961 जो है ये महिला कर्मियों की वेतन सहित मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान होना चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला है और वो यदि की संविदा पे काम कर रही है, मतलब मान लो कि आजकल टेंडर पे काम आता है, ठीक है, टेंडर बेसिस जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप टीसीएस वगैरह देखते हैं, बेल्ट्रॉन देखते हैं ना, ये सब इसमें मतलब कंसल्टेंसी वगैरह जो होता है ना, कंसल्टे लाइक बोले तो टेंडर बेसिस जॉब होता है, 25 साल 22 साल 50 साल ऐसे करके, है ना। तो यदि कोई महिला इसमें अगर वर्क करती है, तो कोई महिला वर्क करती है, मान लो एक महिला हो गई, कुछ भी मान लो, आदमी अच्छा से बना नहीं है, वैसे ही समझा रहे हैं। तो कोई भी महिला यदि है, तो ये महिला अगर यदि संविदा पे काम कर रही है तो इसे भी यानी इस हाई कोर्ट में जो मद्रास हाई कोर्ट है इसमें भी निर्णय दिया गया है, अगर कोई संविदा पे महिला काम कर रही है तो इस महिला को भी, समझ रहे हैं, आपको देना पड़ेगा अवकाश, यानी कि छुट्टी देना होगा यदि वो प्रेग्नेंट वगैरह होती है। तो यही चीज इसमें मेंशन है। ठीक है, पहले क्या था कि सिर्फ जो सरकारी नौकरी वाले होते थे उन्हीं को मिलता था, लेकिन अब ये इन्होंने कहा है कि यदि कोई अगर संविदा कर्मचारी है उन्हें भी मिलना चाहिए। ये अधिनियम 2017 के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित बदलाव इसमें हुआ है। महिलाओं के लिए सेवानिवृत्त महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा के 26 सप्ताह कर दिया गया है, लेकिन ये लाभ अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक ही प्राप्त है। अगर 2 बच्चा है, मतलब 2 जीवित बच्चा, यानी 26 सप्ताह तक, पहले 12 मिलता था लेकिन अब 26 कर दिया गया। इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट, फिर मेयर रोकी टैंस्की कस्टर हॉसर, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें 26 सप्ताहों से अधिकतम 8 सप्ताह का अवकाश प्रवसन की अपेक्षित तारीख से पहले लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्रसव होता है, बच्चा जो जन्म वगैरह होता है, उससे पहले आप छुट्टी ले लो या फिर उसके बाद ले लो। कार्य की प्रकृति के आधार पर संशोधन अधिनियम में नर्सिंग माताओं के लिए वर्क फ्रॉम होम के प्रावधान है, यानी कि आप घर से भी काम कर सकते हैं। कोई नर्सिंग अगर वीमेंस है, प्रेग्नेंट है, तो वर्क फ्रॉम होम घर पे भी रह के काम कर सकती है। कमिसिंग माताओं और दत्तक ग्रही माताओं के 12 सप्ताह का मातृत्व हित लाभ दिया गया है। ठीक है, गाइस लगता है आज इतना ज्यादा कोल्ड कर रहा, बता नहीं सकती, मतलब यूं मैं बोल रही हूँ, नाक से निकल रहा है, गंगा यमुना निकल रहा है, क्या ही बोलूं। गाइज आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरे को एक्चुअली कोल्ड बहुत एक्सेस हो रहा है, बोल नहीं पा रहे अच्छे से, हम समझ रहे हैं, एंड अच्छे से बोलेंगे नहीं तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी, है ना। तो मैं तो यही सोच के आई थी कि इसे मैं आज पूरा फाइनल कर दूंगी 2-3 घंटा में इसे पूरा मैराथन लेके, लेकिन देख रहे हैं तबीयत मेरी थोड़ी बिगड़ रही है, अब क्या ही करूँ, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए कल इसे हम कंप्लीट कराएंगे, है ना। जब तक के लिए इतना ही आप लोग देख लेना,
फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। बाल देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव के बारे में अगले हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ओके गाइज, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।